नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे विक्रम मल्होत्रा, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और इन दिनों शांत बैठे हुए हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। सवाल ये उठता है कि आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी लंबे समय से ज्वाइन नहीं किया है और आपका परिवार मतलब राजनीति में उनका बड़ा रोल है, उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारा जहाँ तक परिवार की बात है, मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, मैंने भी बहुत समय कांग्रेस में दिया। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं 2019 के बाद जो हालात बदले, तो हमने एक फ़ैसला लिया बहुत सारे लोगों ने मिलके कि जब बाकी सारी सियासी जमातें चुप थी या कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, कोई आगे नहीं आ रहा था, लोग परेशान थे और 370 की एब्रोगेशन पे लोगों का स्टैंड, पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही थी। और ऐसे में एक फोर्स उभर के आई कश्मीर से, अल्ताफ़ बुखारी साहब के नेतृत्व में, जहां उन्होंने सोचा कि हम बात करेंगे। 370 टूट गया, उसके आगे की बात। कांग्रेस पार्टी में एक जो वैमनस्य की स्थिति थी उस वक्त भी बनी हुई, उनको वो आज तक मुझे लगता है बनी हुई है कि वो कहाँ है, वो किस वो फेंस की किस साइड पे हैं, वो बाढ़ की किस साइड पे हैं, वो 370 के एब्रोगेशन के साथ हैं या उसके ख़िलाफ़ हैं, क्या कहें क्या ना कहें। तो इस तरह से वो कन्फ्यूजन थी और लीडरशिप से बहुत बात हुई, पर उनकी क्लैरिटी नहीं थी। वो हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ वो देखते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो स्टैंड लेगी उस पर कांग्रेस का स्टैंड डिपेंड करेगा, अलाइज थे। तो वो सब को देखते हुए और जम्मू के इंटरेस्ट जहाँ लाई करते थे, जम्मू, क्योंकि हम जम्मू से हैं, जम्मू में राजनीति करनी है, जम्मू के लोगों की राजनीति करनी है, तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि अगर कोई राष्ट्रीयवादी लोग निकले हैं तो उनके साथ आए। पर वहाँ भी एक चीज़ जो ऐसी महसूस हुई, जो उस वक्त हमने चर्चा ज़रूर हुई थी इस बारे में कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो कश्मीर के इंटरेस्ट को आगे रख के चलेंगी। पर लीडरशिप ने अश्योर किया था कि हम जम्मू की बात भी पूरी करेंगे और जम्मू को साथ लेके चलेंगे। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे और काफ़ी हमारे साथियों को ऐसा महसूस हुआ कि वो नहीं हो रहा है। और उसमें माहौल में ऐसा लगा कि जो इस वक्त समय लेना सही रहेगा और कुछ बैठ के सोचना कि किस तरह से क्या, क्योंकि केंद्र सरकार चुनाव भी नहीं करा रही थी, असेंबली चुनाव आज तक नहीं हुए हैं, और समय की जो मांग थी, जो लोगों की डिमांड थी कि लोग चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो ताकि उनकी जो मसले हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान हो। तो उसलिए जब तक अब चुनाव का अब माहौल, मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है कि हम चुनाव भी कराएंगे और स्टेटहुड भी रिस्टोर करेंगे, तो आने वाले समय में ज़रूर कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिससे लोगों, लेकिन इस सारे स्पैन के बीच में आपको ये भी मौका मिला होगा, क्योंकि पंजाब से जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो बहुत सारे लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। क्या उस वक्त विचार आया आपको कि आम आदमी पार्टी में जाया जाए? उस समय काफ़ी सारे आम आदमी लोग पार्टी के जो लीडरशिप थी उन्होंने भी अप्रोच किया। यहाँ के लोकल कार्यकर्ता लोगों का भी ये था, क्योंकि एक जोश था लोगों में, लोग समझते थे। पर हमारा ये शुरू से मानना रहा, जो आज कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक बच्चे जैसा कौतूहल था उस वक्त कि हम कर जाएंगे, हम स्वीप कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, पर ज़मीन पे कहीं नहीं था। जो सीरियसनेस एक संगठन को बनाने के लिए थी वो नहीं थी, और उसको हमने अनफोल्ड होते देखा। आप सब जानते हैं कि किस तरह से लीडर आए, किस तरह से बड़े बड़े लीडर आए, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के लीडर लाए। फिर हर्षदेव जी निकल गए, बनकोटिया जी के को अश्योरेंस दी कि नहीं लाएंगे, फिर उनको लाए, फिर उनके चलते वो निकल गए। सो एक माहौल जो उस वक्त था वो एक इमेच्योर माहौल था। माहौल ज़रूर था लोगों में, क्योंकि उस वक्त तक लोग परेशान हो चुके थे। लोग चाहते थे कि कोई एक विकल्प हो। जम्मू कश्मीर में लोग आज भी, जम्मू के अंदर खुसूसन, क्योंकि कश्मीर के अंदर तो विकल्प लोगों के पास है, कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, आम आदमी अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे विकल्प हैं। जम्मू में लोगों के पास नेशनल कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो लोगों को एक विकल्प के रूप में लगा कि आम आदमी पार्टी शायद उभर सके, पर उसने डिसअपॉइंट किया और उसकी लीडरशिप ने डिसअपॉइंट किया। और उनके भाजपा का ख्याल क्यों नहीं आया आपको? नहीं, भाजपा का ख्याल इसलिए नहीं आया क्योंकि भाजपा
में ऐसा नहीं है कि भाजपा अनटचेबल है या भाजपा के, पर भाजपा के जो सोच थी, जिस तरह से लोगों को एक उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनकी 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट में काम होगा, पर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से हमने देखा कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़, हम आयुष्मान को ही लेके चलें, जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक जम्मू कश्मीर वाहिद स्टेट है जहाँ 100% पॉपुलेशन आयुष्मान का फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, और बहुत सारी स्कीमें, लंबी लिस्ट है, गिनने पे जाएं, पर वो कहीं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी। और लोगों को ऐसा लगा कि जो ये ताकतें हैं, जो ताकतवर लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो खनन माफिया के होंगे, चाहे वो लिकर माफिया के लोग हैं, चाहे वो लैंड माफिया के लोग हैं, उन सब लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें जम्मू के लोग अपने आप को पिसता हुआ महसूस करने लगे। और टोल प्लाजा का मसला था, तो कहीं ना कहीं जो अनपॉपुलैरिटी लोकल लीडरशिप की थी वो सामने लोगों के आई। और मुझे लगता है कि अब इस चुनाव के बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा लोगों के सामने, और बहुत सारे लोगों को एक रास्ता नज़र आएगा। मतलब अगली पायरी अब इस चुनाव के 4 जून के नतीजों के बाद शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विक्रम जी, आपने 2019 के चुनाव लड़वाए थे, यानी कांग्रेस में थे आपने, और 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है? हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में करेंगे बात, और ख़ास तौर पर ये 2 सीटों के परिप्रेक्ष्य में। देखिए, 2019 और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा अंतर है, 2 तरीके से। क्योंकि 5 साल और नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल चला और कुछ काम उन्होंने किए, और कुछ ऐसे काम किए जिससे लोगों का विश्वास जो है, देश की जनता का विश्वास उन पे बढ़ा जी। और ऑपोजिशन जो थी, अगर आप सिर्फ हम नेशनल पर्सपेक्टिव की बात ना करें, हम जम्मू कश्मीर की पर्सपेक्टिव की बात ही करें जी, तो क्या इम्पोर्टेंस ऑपोजिशन या कांग्रेस पार्टी खुसूसन जम्मू कश्मीर को देती है कि दूसरे चुनाव प्रचार ख़त्म हो गया, कोई भी गांधी परिवार का सदस्य ने ये महसूस नहीं किया कि जम्मू कश्मीर की अहमियत क्या है, कि जम्मू कश्मीर में जाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी सोच, अपना रोड मैप जम्मू कश्मीर के लिए बताया जाए जी। उन्होंने आना गवारा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षतम लीडर्स हैं आज, चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह, हम उन दोनों की बात करें, वो दोनों आए जी, जो 2 मेन लीडर हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी बात कही, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मतलब जो लोग कांग्रेस चला रहे हैं, जो कांग्रेस चला रहे हैं, जो जिनके विचारधारा पे कांग्रेस चल रही, उन्होंने इतना भी गवारा नहीं समझा कि हम जम्मू के लोगों को जाके अपनी बात तो कहें जी। तो कैसे जम्मू के लोग समझेंगे कि कांग्रेस सीरियस है जम्मू कश्मीर को लेके? क्या अगर 370 पे वो घबरा रहे हैं कि हम बात करेंगे, तो घबराहट का ही तो कारण है कि आज पार्टी का ये हालत हो गई है जी। तो कहीं ना कहीं आज क्या कारण लगता है आज प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी की पूरे देश भर में भी कांग्रेस है, रहेगी भी, कमज़ोर हो जाएगी तो भी रहेगी, पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। कांग्रेस के एलाइज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, वो इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, सेम मंच पे बैठते हैं, यहाँ आके अलग अलग हो जाते हैं, फिर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। अब कांग्रेस की मुश्किल ये है कि वो यहाँ आके क्या कहेगी जी। क्यों महबूबा मुफ्ती फारूक उमर अब्दुल्ला के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रही है, क्यों क्या वो 370 के हक में है या खिलाफ है? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हम 370 वापस लाएंगे, रास्ता नहीं बता रहे कश्मीर के लोगों को, पर कांग्रेस उस विचारधारा के साथ है कि वो वापस लाएगी 370, या कांग्रेस ये सोचती है कि हम 370 वापस के टूट गई तो हम अब खत्म हो गई बात, हम आगे चले। लेकिन विक्रम जी, सवाल ये उठता है कि ये दोनों जम्मू प्रोविंस की सीट्स थी, और क्या कारण लगता है कि जो स्टार कंपेनर थे वो नहीं आए हैं? क्या आपको कांग्रेस में रहते हुए भी लगा कि ये कश्मीर को अपीज करते रहे, कश्मीर की लीडरशिप को अपीज करते रहे और जम्मू को निगलेक्ट करते रहे? मैं बिल्कुल, ये देखिए, ये तो इस बात से साफ हो जाता है, यही कारण था कि कुछ लोग, जो लोग ये समझते थे कि हमको बराबरी चाहिए, हमको कश्मीर से ऊपर नहीं चाहिए, पर हमको जम्मू और कश्मीर में बराबरी चाहिए, पर बराबरी ना होने का कारण ये था कि लीडरशिप का कुछ हिस्सा जो था
कांग्रेस में, वो ये समझते थे कि हमको कश्मीर को तरजीह देनी है। ओके। और आज वो आपके सामने आ गया कि जम्मू का पहला फेज़ ख़त्म हो गया, दूसरे फेज़ के लिए भी किसी लीडर का कोई प्लान नहीं है। तो इतनी इम्पॉर्टेंट जो इलेक्शन है, जो देश का भविष्य तय करेगी, आने वाले 5 सालों की दशा और दिशा तय करेगी, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने लोगों में आगे अपना स्टैंड ही नहीं बता रही। वो यही नहीं बता पा रहे कि जम्मू कश्मीर में क्या गलत किया भाजपा ने, क्या आप सही करना चाहते हैं और कैसे सही करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों से ये कहीं ना कहीं हमको क्लियर होता है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की इम्पोर्टेंस जम्मू कश्मीर को दी जाती है। एक वो समय था जब इंदिरा जी का समय था या मनमोहन सिंह जी का समय तक भी जम्मू कश्मीर को एक खास इम्पोर्टेंस दी जाती थी। समझा जाता था ये बॉर्डर स्टेट है, बहुत 2 मुल्कों के साथ, बड़े मुल्कों के साथ बॉर्डर शेयर करती है और कहीं ना कहीं यहाँ से जो बात जाती है वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है। तो आज क्या ऐसी बात हो गई कि गवारा नहीं समझा गया कि जम्मू कश्मीर जाया जाए और वहाँ के लोगों को कांग्रेस की जो रोड मैप है आगे का, उसके बारे में अवगत कराया जाए। जी। इंडिया ब्लॉक को लेकर के क्या भविष्य आपको नजर आता है? इंडिया ब्लॉक का 2024 के चुनाव और 4 जून के नतीजे में क्या भविष्य आपको इंडिया ब्लॉक का नजर आता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरह से एक कन्फ्यूजन है, जब तक एक लीडरशिप नहीं है, जब तक लीडरशिप नहीं होगी तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इस देश के लोग इंडिया ब्लॉक को वोट नहीं करेंगे। एक तरफ इंडिया ब्लॉक है और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसी भी एक वोटर के लिए, पढ़ा लिखा वोटर हो, चाहे अनपढ़ वोटर हो, ग्रामीण वोटर हो, चाहे शहरी वोटर हो, वो 2 शख्सियतों को कंपेयर करता है, वो 2 ब्लॉक्स को कंपेयर नहीं करता। वो एनडीए ब्लॉक का अगर कोई लीडर नहीं होता, लीडरलेस होता और इंडिया ब्लॉक से आप कंपेयर करते तो बात, यहाँ एक सशक्त लीडर है आपके सामने जो अपना लोहा न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनवा चुका है, और दूसरी तरफ आपके पास एक ब्लॉक है और वो ब्लॉक अपने आप ही अपने ब्लॉक के लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। वो चाहे वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ना हो, चाहे पंजाब में चुनाव लड़ना हो, और जम्मू कश्मीर में आप मज़े की बात देखिए कि एक ही ब्लॉक के दोनों हिस्सेदार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसकी सीरियसनेस देश में कहाँ से आएगी? बाकी सब बातें हम छोड़ दें, मुद्दे छोड़ दें, डेवलपमेंटल इश्यूज़ या दूसरे इश्यूज़ जो हम अगर उनको एक दफ़ा साइड पर रख दें, पर एक लीडरशिप जो प्रोजेक्ट होती है, जो एक नेतृत्व, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे देश का नेतृत्व कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा, तो ए करेगा या बी ब्लॉक करेगा, वो हो नहीं हो सकता ना, ए या बी में चूज़ हो सकता है। वो ब्लॉक आज तक अपना लीडर ही तय नहीं कर पाए, तो वो मुझे लगता है उस वजह से कहीं कंपटीशन में बहुत पीछे रह गया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अकेले इलेक्शन लड़नी चाहिए थी? क्योंकि अब जितने कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं, मुझे लगता है उससे मेजॉरिटी भी नहीं आती है। देखिए, जीते तो ये 4 जून के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि जो भी अलायंसेज इन्होंने बनाए, अगर ये नहीं भी बनाते तो भी कांग्रेस की स्थिति वही रहती, और बेहतर ये होता कि कांग्रेस जितनी जल्दी इस बात को लेके जागेगी कि कांग्रेस खुद पे जो चुनाव लड़े, चाहे हारे, 1 दफ़ा हारे, 2 दफ़ा हारे, 3 दफ़ा हारे, पर खड़ी होगी, उनका वर्कर जिंदा रहेगा। जहाँ जहाँ कांग्रेस ने अपना वर्कर छोड़ा, अलायंसेज में आए, वहाँ कांग्रेस ख़त्म हो गई। उसके एग्जाम्पल आपके सामने उत्तर प्रदेश के हैं, उसके एग्जाम्पल आपके पास वेस्ट बंगाल के हैं, बिहार के हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस मजबूत थी वहाँ उन्होंने अलायंसेज किए। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में अलायंस किया, जब दूसरा एमएलए जीत गया, वहाँ से वर्कर ख़त्म हो गया। उसको वर्कर को उम्मीद ही नहीं रही कि मैं तो कभी सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ पाऊंगा, तो वो भी तो इनको चला जाएगा, कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ूंगा वो भी सीटें शेयरिंग में चला जाएगा। तो वो आपको एक जो सोच है कांग्रेस को अपने दम पे चलने की, अलायंसेस बनाए पर चलना उनको अपने पाँव पे पड़ेगा, बैसाखियों के सहारे। क्या विक्रम जी अभी भी कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिसी कर रही है? प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद ठुकराना, ये नुकसान पहुंचाएगा? उसमें मुझे नहीं लगता कोई संशय किसी को होनी चाहिए कि कांग्रेस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। जिस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को आज इस स्थिति पे ला दिया है, वो एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट उसको भी इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। आज ए के एंटनी के बेटे खुद बीजेपी की टिकट सीट पे लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस देश की भावनाओं को आहत करके, बार बार आहत करके, और हिंदू धर्म को एक तरह से मैं सोचूंगा उसका मजाक उड़ा के जो लीडरशिप कोशिश कर रही है
जो सेंट्रल लीडरशिप कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ जो स्टेट के लीडर्स हैं ना, उनकी तो उसमें कहीं आवाज़ होती नहीं। सोचा ये डिसीजन अलग लेवल पे ले जाते हैं। लेफ्टिस्ट सोच भारी आज भी कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर है। पावर सेंटर्स बहुत सारे बन चुके हैं, और जब आप ये तय कर लेते हैं, अगर आप राम मंदिर उस दिन नहीं गए जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो क्या रोकता था उसके अगले दिन लीडरशिप को राम मंदिर के दर्शन करने जाने? कौन रोक सकता था? अगले दिन अगर रोकते तो और भी अच्छा होता। वो प्रोग्राम तो मैं कहता हूँ उस दिन तो चलो इन्होंने बोल दिया बीजेपी का प्रोग्राम था, उसके अगले दिन चले जाते, अपने लोगों को देश भर से बोलते, अपने एमएलए एमपीज़ को बोलते, भाई सब लोग वहाँ जाओ, और वो लोग जाते वहाँ दर्शन करते। आज देश भर के लोग दर्शन कर रहे हैं, और उसमें आप देखिए कितना बड़ा आस्था का केंद्र बन गया है। 500 साल लग गए हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदू धर्म को अपनी एक इष्ट देव को रिक्लेम करने में। और वो आज रिक्लेम जब हुआ है तो उसकी अपोज करना उसको, और उसको बार बार इस मानसिकता से दिखाना कि कल मैं खरगे साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि भाषण में कही कि मैं दलित हूँ, और दलितों को वहाँ आप अगर कहीं डेटा निकलवाएंगे कितने दलित इस देश के अब तक दर्शन कर आए हैं, वहाँ कोई खड़ा होकर ये थोड़ा पूछ रहा है कि आप दलित हो या कौन सी जाति से हो तो आप अंदर जाओगे मंदिर के जी। तो लोग तो जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और ये कुछ इस तरह की स्टेटमेंट इनको डैमेज करते हैं, जैसे कहते हैं कि बीजेपी की सरकार द्वारा आई तो सनातन और मजबूत हो जाएगा। ये कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र ने बोला है। मैं बिल्कुल, वो तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। मुझे लगता है अगर कोई कांग्रेस लीडरशिप ठीक सोच रखने वाली होती तो आज तक उनको मंत्री पद से हटा दिया होता, पर चूंकि वो जो राजनीति कर रहे हैं, वो कर्नाटका में मंत्री हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं, तो सनातन के विरोध, सनातन का आप विरोध करेंगे। आपने आज तक किसी और धर्म के किसी भी लीडर को, चाहे वो किसी भी और धर्म से हो, उसको आपने सुना है कि वो ये कहेगा कि वो फलां धर्म को, फलां लोगों को ताकत मत दो वरना इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा, या क्रिश्चियनिटी और ताकतवर हो जाएगी? सनातन धर्म मुझे लगता है सब धर्मों में से सबसे खुले दिल का, नहीं श्रेष्ठ भी है, और खुले विचार का धर्म है। वहाँ आप पे किसी किस्म की पाबंदियाँ नहीं हैं। अगर आप मंदिर जाते हैं, हफ्ते में एक बार जाते हैं, महीने में एक बार जाते हैं, साल में एक बार भी जाते हैं, तो आप सनातनी से हटाए नहीं जाते। आपके घर शाम को कोई लोग नहीं आ जाते कि विनोद जी आप मंदिर नहीं आते। एक सवाल ये, क्या कांग्रेस की नीतियों के चलते कांग्रेस को लोग छोड़ करके जा रहे हैं? एक आंकड़ा मेरे पास है, 15 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के चले गए हैं भाजपा के खेमे में। कुछ ने अपनी, 2 लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है। या फिर ये जो आरोप कांग्रेस का लगता है या विपक्ष का लगता है कि जितनी भी एजेंसीज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रही हैं। 2 कारण, क्या विचारधारा या नीतियां कांग्रेस की उनको मजबूर करते हैं कि आप पार्टी छोड़ दीजिए? देखिए, जहाँ तक एजेंसीज का सवाल है, मुझे लगता इसमें मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार आएगी वो कहीं ना कहीं उनका उपयोग या दुरुपयोग, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति में मुझे लगता है कांग्रेस जब ने अपने समय में भी बहुत जगह पे बहुत सारी ताकतों का इस्तेमाल किया होगा अपने आप को राजनीतिक तौर से ताकतवर बनाने के लिए। जहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से ये नज़र आता है, ये लगता है कि कहीं गलत इस्तेमाल किया है, वो नहीं होना चाहिए। पर कांग्रेस का मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। कांग्रेस में एक सोच थी कि वो सोच आज भी चल रही है। कल भी उनके प्रवक्ता ने कहा है कि जो लोग डर गए हैं, जो लोग डरते हैं, वो लोग चले गए हैं, जो जाना चाहता है वो चला जाए। तो उनके इस विचार से, अगर एक परिवार भी होता है और उस परिवार में माता पिता होते हैं, उनके बच्चे होते हैं 5-6, अगर 4-5 लड़के हैं, उनके आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जो अक्लमंद माँ बाप होते हैं वो उनको बिठा के उसमें रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो एरोगेंट माँ बाप होते हैं वो कहते हैं यार जाओ, जिसको जहाँ जाना जाओ। तो उसका नतीजा होता है कि जिसको जहाँ जाना होता है वो चला जाता है, परिवार बिखर जाता है। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं, जब ये एड्रेस नहीं करेंगे लोगों की इश्यूज़ को और अपने मनमानी लीडरशिप थोपने की कोशिश करेंगे लोगों के ऊपर, और उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। बहुत सारे प्रदेशों में इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ऐसे बनाए हैं जिनको लोग चाहते ही नहीं हैं, जो इंस्पायर ही नहीं कर पाते, और जो दूसरे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, जिनको लोग चाहते हैं, वो लोग आज भी हाशिए पे बैठे हैं।
तो कभी ना कभी उनके अंदर भी ये विचार आएगा कि अगर हमारा यहाँ इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं। जी। तो ये जो एरोगेंस है कांग्रेस की, ये जो इनका घमंड है, वो आज भी नहीं आया। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस में बहुत बड़ा एक हलचल होगी। जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी क्लेम कर रही है कि एनडीए 400 प्लस लाएगा, आप कितना मुत्तफिक हैं उससे? देखिए, मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, मैं इतना नहीं करता, पर जो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट जो हम पढ़ते हैं, जो हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो हम सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं, टीवी पे सुनते हैं, तो एनडीए की स्थिति काफ़ी मजबूत है जी। और ग्राउंड पे देखा, आप जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में एक सीट पे तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है। जो ये वाली जम्मू वाली हमारी सीट है, उसमें चुनाव लड़ने मतलब लड़ने जैसा लग ही नहीं रहा लोगों का। जो कैंडिडेट भी सीरियसली चुनाव नहीं लड़ रहे और वर्कर नहीं है आपके पास। पोलिंग स्टेशन 90%, मेरा ये दावा है 70% पोलिंग स्टेशन खाली होंगे वोटिंग वाले दिन, क्योंकि वर्कर है ही नहीं, वर्कर एंथ्यूज नहीं है, वर्कर में जज्बा नहीं है। और दूसरी तरफ आपके पास एक संगठन है जिसके पास 4 और संगठन हैं जिनके वर्कर तैयार बैठे हैं। उसके अलावा भी उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया और एक उनके पास एक सॉलिड, मैंने आपको बोला ना, एक सोच है, जो सोच उनको उनका नेतृत्व देता है कि इस सोच को आपने ज़िंदा रखना है। पर वो सोच जो कांग्रेस को देनी थी, उसके नेता तो यहाँ आए नहीं। उन्होंने तो वो सोच यहाँ के लोगों को, अपने वर्कर को दी नहीं कि भाई आपने क्यों कांग्रेस की लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस को क्यों लाना है जी। पर दूसरी सीट जो है ये कठुआ वाली, डोडा वाली, उसमें कोशिश हो रही है मेहनत की जा रही है, पर फिर उसमें विरोधाभास जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये उस कैंडिडेट को देना जिसको आप मंच पे नहीं बैठाते हो, वो वाला जो भारत जोड़ो यात्रा थी लखनपुर में, मैं उधर का साक्षी हूँ, मैंने देखा है जी। देखिए, इसी कारण से आज अब वो आते कैसे सेंट्रल लीडरशिप यहाँ, क्योंकि वही उसको बीजेपी, उस कैंडिडेट को बीजेपी ने हटाया, इसलिए पार्टी से निकाला कि वो जो रसाना वाला मामले में बात हुई। और आप लाल सिंह जी को अपोज करते रहे थ्रू आउट कि उन्होंने ये किया, फिर आज आपने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया। तो वो और वही नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही पीडीपी उनको अपोज करती रही। आज वो मुझे याद है उस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पर ही उनको डाइस पे नहीं लाया गया था। तो आज इंडिया ब्लॉक का वो कैंडिडेट है जिसको एनसीपी सपोर्ट कर रही है, यानी सियासत में सब कुछ जायज़ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें वोटर तो समझता है ना कहीं। और एक बात और भी हमको माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं लोगों में इन कैंडिडेट्स को लेके भी नाराज़गी थी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं। कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि इतने सालों में इन्होंने लोगों को से दूर हो गए, एरोगेंस आ गया, लोगों की डेवलपमेंट में के मसले बने, लोग परेशान थे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि दोनों कैंडिडेट रिपीट किए जाएंगे, तो वो उन्होंने अपनी किसी सर्वे या सोच के तहत या संगठन की फीडबैक के तहत तय किया होगा। पर मुझे लगता है कि फाइट वहाँ इस सीट पे होने वाली है, क्योंकि एक जो कहीं ना कहीं जो नाराज़गी थी वो लोगों के दिल में है। उसके साथ साथ ये भी है जो आप और हम जिस बात को लेके डिस्कशन कर रहे हैं कि क्यों कल तक जो लोग एक दूसरे को के विरोधी थे, एक दूसरे के साथ मंच भी शेयर नहीं करना चाह रहे थे, आज एक उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो पर मुझे लगता है कि फिर भी जो लोगों का रुझान है वो कुछ जो है उस सीट पे चौधरी लाल सिंह जी की तरफ भी है, और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जितना अगर उनकी जगह कोई और कैंडिडेट होता उससे बहुत बेटर वो मुझे लगता है लाल सिंह जी परफॉर्म करेंगे। अब नेट रिजल्ट क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आए थे, राजनाथ सिंह भी आए। आप देखो कितने सीरियसली वो चुनाव लड़े अपनी दोनों ही कैंपेन में। अमित शाह ने भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि चुनाव जल्द करवाए जाएंगे विधानसभा के, जो कोर्ट में कोर्ट के डायरेक्शन और स्टेटहुड का दर्जा भी दिया। आपको क्या लगता है?
नहीं, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो ये क्लियर है कि चुनाव तो होने ही है। अब समय उसका इलेक्शन कमीशन को तय करना है सारी सिचुएशन और सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हुए, पर चुनाव तो होने चाहिए। ये बेहतर होता कि अगर बिना सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के ये चीज़, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस पे होम मिनिस्टर ने अश्योर किया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सफ़र किया पिछले 2019 के बाद से, जब से यहाँ गवर्नर रूल लगा है। मुझे लगता है लोगों ने बहुत सफ़र किया है। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी की हाई हैंडेडनेस है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेट आम आदमी को डील करते हैं, जो वो बहुत एरोगेंट है, और कहीं ना कहीं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी कमी बहुत महसूस हो रही है लोगों को। वो चाहे कोई भी तबका हो, आज हमारे बिज़नेस का कोई इशू हो, हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कोई इशू हो, हमारे ट्रेडर्स को कोई इशू हो, आम आदमी को कोई इशू हो, लोग जाते थे, मंत्रियों से मिलते थे, एमएलए से मिलते थे, वो उनके एमएलए उनकी बात लेके जाते थे। वो उसका अभाव वो कहीं भी पूरी, मतलब कोई भी ब्यूरोक्रेसी उसको पूरा नहीं कर सकती। तो वो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, यहाँ चुनाव होने लेकिन यूनाइटेड नेशन का ये कहना है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और कांग्रेस भी सेम चीज़ बोल रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। देखिए, जितनी बड़ी बात नरेंद्र मोदी जी ने संविधान के परिप्रेक्ष्य में रखी और कहा कि मैं, अगर अंबेडकर जी भी आज आए तो वो भी इस संविधान को नहीं बदल सकते, हम कोई संविधान नहीं बदलना चाहते हैं, पर जो कानून इन्होंने लाए हो जाते हैं उसमें अमेंडमेंट नहीं, और जो चीज़ें इन्होंने लाई भी हैं वो कहाँ संविधान को छेड़ रही है, वो कहाँ संविधान को कम कर रही है, कहाँ किसी समुदाय के आज लोगों को खुली हवा में जीने या काम करने का हक नहीं है। अगर एक प्रोसेशन चल रहा है और उसके ऊपर पत्थरबाजी किसी दूसरे समुदाय के लोग करते हैं और उस पर एक्शन होता है, तो उससे संविधान खतरे में नहीं पड़ता अगर उसमें एक्शन लिया जाता है। अगर कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात होती है, नारे लगते हैं, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ बात होती है, तो वहाँ कहीं संविधान, मुझे तो हैरत हो रही है कि अखिलेश यादव जी जैसे आदमी जो युवा हैं देश के, मतलब एक युवा नेता हैं, वो कह रहे हैं कि देखो जी, वहाँ पे पाकिस्तान में जो मिलिटेंट्स हैं उनकी हत्याएं हो गई हैं। वो जो इल्ज़ाम पाकिस्तान लगा रहा है वही इल्ज़ाम अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। तो इस तरह की सोच को जब आप आगे बढ़ाते हो, आप वही बात अगर कांग्रेस भी करती है, जो बात देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें करती हैं, जो देश के विरुद्ध ताकतें हैं वो करती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग तो आज वो 1960 और 1970 के दशक के लोग तो हैं नहीं। आज हर आदमी छोटा या बड़ा हाथ में स्मार्टफोन लेके घूम रहा है। वो एक बात समझता है, वो बात उसको उसका ध्यान, मतलब उसकी गहराई तक जाता है कि ये जो बात हो रही है इसकी सच्चाई कितनी है। इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ एकदम से ख़त्म नहीं होंगे। जो मंत्र राहुल गांधी जी ने दिया है कि गरीबी खट करके हट जाएगी, वैसे गरीबी हटने वाली नहीं है, समय लगेगा। जो भी सरकारें आएंगी, आज ये सरकार है, कल और सरकारें आएंगी, पर एक बात तय है, जो नैरेटिव इस सरकार ने सेट कर दिया, उस नैरेटिव से हट पाना अब आने वाली किसी सरकार के लिए मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, अगर आज जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को डील किया जा रहा है, एंटी इंडिया फोर्सेस को डील किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता आने वाला कोई और आदमी इसमें कोई ढिलाई कर पाएगा, कोई गुंजाइश नहीं। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्टूडियो है, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।